everyone, so guys, welcome to my YouTube channel VS Metal Classes of Fans. In this video we are going to learning about acid base balance. So guys, जो acid base balance है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्जरी में, ठीक है। तो इसमें मीन्स काफ़ी बार ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस, तब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है। गाइस जो हमारा ब्लड होता है उसकी जो नॉर्मल पीएच होती है वो हमारी 7.35 से 7.45 तक होती है। 7.35 से 7.45 तक होती है। अगर 7.35 से नीचे जा रही है पीएच तो भी प्रॉब्लम है, अगर ऊपर जा रही है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक। तो गाइस सबसे पहले अभी समझते हैं यहाँ पर एसिड का मीनिंग क्या होता है। गाइस एसिड का मीनिंग होता है मीन्स कोई भी वो सब्सटेंस जिसके हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं और वो हाइड्रोजन रिलीज करे, ठीक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और वो हाइड्रोजन रिलीज करता है तो उसको हम एसिड कहते हैं। अब समझते हैं बेस। गाइस बेस का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो आपका हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करे, मीन्स हाइड्रोजन आयन को ले, तो उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए इसको एक बार फिर से। तो एसिड क्या होता है हमारा? एसिड वो होता है गाइस जो हमारा H पॉजिटिव आयन को देता है, H पॉजिटिव आयन का त्याग करता है। और बेस क्या होता है? बेस होता है गाइस हमारा जो H पॉजिटिव आयन को लेता है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं एल्केनाइल नेचर और एसिडिक नेचर। मीन जो हमारा ब्लड होता है इसमें एल्केनाइल नेचर कैसे बनेगा और एसिडिक नेचर कैसे बनता है। गाइस जो हमारा बेसिकली ब्लड होता है इसके अंदर जो एल्केनाइल नेचर बनाने वाले कंपोनेंट है, सब्सटेंस है, वो होता है गाइस बेसिकली बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन। ये तीन ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके ब्लड के अंदर एल्केलाइन नेचर को बढ़ाते हैं। गाइस यदि मैं एल्केलाइन बोल रहा हूँ या बेस बोल रहा हूँ तो बात एक ही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। सो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बनिक एसिड होता है ये ब्लड के एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। मीन्स जो हमारा ब्लड है अगर एसिडिक नेचर का हो रहा है सो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर कार्बनिक एसिड इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो कि कंट्रोल करते हैं आपके एसिड बेस बैलेंस को बना करके जो रखते हैं, मीन्स जो हमारी ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं गाइस, बेसिकली इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हैं आपके, इसमें मेनली आपके 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स में जैसे कि आपका यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लिखिए आप, BRR, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो बी है इसका मीनिंग होता है बफर सिस्टम, दूसरा जो आर है उसका मीनिंग है रीनल कंट्रोल ऑफ पीएच, एंड थर्ड वन इज योर रेस्पिरेटरी कंट्रोल ऑफ पीएच। तो ये 3 सिस्टम है आपके बेसिकली। और जो आपका बफर सिस्टम होता है इसके अंदर भी आपके 3 सिस्टम होते हैं। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक आप बना करके ऐसे समझ सकते हो, BPP, ऊपर वाले में BRR था, नीचे वाले में BP। तो ऐसे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएगा, याद रहेगा आपको। सो अभी देखते हैं हम जो बफर सिस्टम है इसमें पहला पॉइंट है बाइकार्बोनेट बफर, दूसरा होता है प्रोटीन बफर, एंड थर्ड वन इज योर फॉस्फेट बफर। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट लिखा है नीचे यहाँ पर नोट में, देखिए अगर आपका हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है तो पीएच डिक्रीज होगी। अगर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगी और एसिडिटी आपकी इंक्रीज होगी। गाइज इसको समझने के लिए आपको पीएच स्केल समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है कि जो बेसिकली हमारा एसिडिक और बेसिक नेचर को बताएगा ब्लड के। तो देखिए इसमें कैसे, नॉर्मली हमारा 1 से लेकर के 14 तक होता है, ये हमारा 7 है बीच में। तो 7 वाला जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। जो 7 वाला होता है हमारा न्यूट्रल होता है, मीन्स जैसे कि वाटर, तो वाटर का पीएच जो है वो 7 होता है। इधर हमारा 1 है। सो गाइस बेसिकली जो इधर वाली जो चीज़ें हैं ये सब हमारा एसिड को डिनोट करते हैं। अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में चलेंगे, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं इस स्केल में, तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ये वाटर है, ठीक। और हम यदि इसमें इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इधर हमारा बेसिक नेचर बढ़ता है। तो बेसिकली ये हमारा पीएच स्केल होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर नंबर आपका कम हो रहा है, अगर आपका नंबर कम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 इस तरीके से, अगर आपका 3 से 2 की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि इसमें ऐसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम 8 से 9 की तरफ जाएंगे तो इसमें अगर नंबर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें उल्टा है इधर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो
पीएच जो है, पीएच जो नंबर है बेसिकली यहाँ पर देखिए, पीएच जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस के। मीन्स अगर पीएच नंबर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन एसिडिक वाले में उल्टा है, अगर आपका पीएच नंबर बढ़ेगा तो आपका एसिडिक नेचर कम होगा। ओके, सो अभी हम बात करते हैं इसमें आगे हीमोग्लोबिन की। सो गाइस बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है बाइकार्बोनेट सिस्टम के बाद। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लड की पीएच कम ज़्यादा हो रही है, ब्लड की पीएच में अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो हमारा ब्लड होता है उसकी अगर पीएच कम ज़्यादा हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम बने हुए हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन ऑफ हाई और लो अमाउंट ऑफ CO2 वाया लंग्स। मीन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका CO2 को या तो ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा या फिर कम एक्सक्रीट करेगा, इसके थ्रू वो आपका एसिड बेस बैलेंस करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा एक्सक्रीशन और रिटेंशन ऑफ एसिड और बेस बाय किडनी। मीन जो हमारी किडनी है, अब वो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो एसिड को ज़्यादा सिक्रीट करे या फिर एसिड को स्टोर करे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये पॉइंट अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, एक नोट लिखा हुआ है बेसिकली, द मोस्ट ऑफ द एसिड बेस कार्बोनेट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डायग्नोज बाय असेसन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। अब मीन्स जो यदि आपकी बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो इसको आपको असेस करना, मीन्स देखना है आपको, तो इसमें आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो पीएच ऑफ ब्लड से। एबीजी होता है, एबीजी गाइस बेसिकली आपका आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट से भी इसका एनालिसिस कर सकते हो। अब कुछ कॉमन कॉजेज देखते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस के। सो गाइज बेसिकली इसमें 4 कॉजेज हैं आपके, इसकी यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है R2M2 के नाम से, आप याद रख सकते हो इसको। गाइज यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहेंगे, ट्रिक्स जो है ना ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रह जाएंगी। तो बेसिकली एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक, तो इन चारों की चारों कंडीशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने का मिलेगा एसिडोसिस का भी और एल्कलोसिस का भी। जैसे कि पहली कंडीशन ये है, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है तो उसमें हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। मीन्स ये 2 चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी पेशेंट में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये देखिए डायबिटीज़ का पेशेंट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये कुछ कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है बेसिकली, यदि कोई पेशेंट आपका सैलिसाइक्लिक एसिड कंज्यूम कर रहा है तो उस पेशेंट को आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो ये भी कुछ कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। मीन्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी अगर बॉडी के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारी बॉडी उसको कम करने के लिए अपनी तरफ से एक रोल प्ले करती है, तो एक तरीके से उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो गाइज बेसिकली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है इसका जो कारण होता है गाइज वो होता है हमारा हाइपोवेंटिलेशन। ये वाला पॉइंट देखिए आप, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है रिटेंशन ऑफ CO2। गाइज यहाँ पर जो है ना आपको एक पॉइंट समझ करके चलना है CO2 के बारे में। CO2 को आप एसिड मान के चलिए, तभी आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली जो CO2 है वो हमारा अगर बॉडी में रहता है तो कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में। ठीक, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कारण क्या है इसका? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि जो CO2 है ना वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहा बॉडी से, लंग्स उसको ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो बॉडी में ही रुक रहा है, जब बॉडी में ही रुकेगा, रिटेंशन होगा CO2 का, तो कहीं ना कहीं एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज करेगा। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? भाई बॉडी के अंदर हमारा एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है तो किडनी क्या करती है? जो किडनी है वो हमारा एसिड साल्ट के एक्सक्रीशन को तो बढ़ा देती है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट है इसके रिटेंशन को इंक्रीज कर देती है। तो किडनी कैसे कंपनसेट करती है? रिटेंशन करने लगती है बाइकार्बोनेट्स का और एक्सक्रीशन करने लगती है आपका एसिड साल्ट का। तो इस तरीके से किडनी बैलेंस करती है इस कंडीशन को। दूसरा जो होता है सीरम क्लोराइड। जो सीरम क्लोराइड है वो आपका आरबीसी में शिफ्ट होने लगता है। बेसिकली सीरम क्लोराइड मीन्स जो क्लोराइड होता है बेसिकली, अगर जो क्लोरीन होता है ये आपका हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है बेसिकली, तो ये आपका HCl एसिड बना सकता है। तो इसीलिए जो क्लोरीन है ये आपका आरबीसी के अंदर शिफ्ट होने लगता है ताकि ब्लड के अंदर एसिड का अमाउंट ना बढ़े। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में देखिए, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जस्ट इसका अपोजिट है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है कि कारण जो है इसका हाइपर वेंटिलेशन। मीन्स जो पेशेंट है
वो CO2 को ज़्यादा बाहर निकाल रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2, इसका कॉज होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ CO2, हाइपर वेंटिलेशन। तो जब CO2 ज़्यादा बाहर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एसिड की कमी हो गई, जब एसिड की कमी हो जाएगी तो एल्कलोसिस हो जाएगा बेसिकली। मीन्स भाई दो चीज़ें हैं, एक तो एसिड एक बेस है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली अपने आप बढ़ जाएगी, या दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो फर्स्ट वाली चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका एसिड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से अल्कलोसिस हो जाता है। अब इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो किडनी होती है गाइस, बेसिकली ये समझिए आप, इसमें एसिड का लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो किडनी है वो एसिड का रिटेंशन करेगी। ये देखिए, एसिड का लॉस हो रहा था तो किडनी क्या कर रही है, एसिड का रिटेंशन कर रही है और एक्सक्रीशन कर रही है बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन क्यों कर रही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट ही तो एल्कलाइन नेचर बनाता है। ये जो बाइकार्बोनेट है इसी की वजह से तो एल्कलोसिस हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा स्टोर होगा तो वो एल्कलोसिस करेगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट इज योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, इसमें बेसिकली जो फिक्स्ड एसिड है ना उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है और लॉस हो जाता है आपका बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनका लॉस होने लगता है। अब हम बात करते हैं इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म की। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा गाइस, बेसिकली इसमें पल्मोनरी के थ्रू कंपनसेशन होता है। अब देखें यहाँ पर एसिडोसिस हो रहा है, मीन्स एसिड जो है वो ज़्यादा बनना है बॉडी के अंदर। तो अब इसमें पल्मोनरी फंक्शन में क्या होगा, जो पल्मोनरी रेट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जो है ना CO2 बाहर निकलेगी, CO2 ज़्यादा बाहर निकलने लगी हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू। अब ये चीज़ देखिए कि बॉडी के अंदर एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, और मैंने CO2 आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप इसको एसिड मान के चलिए, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। तो ये जो एसिड का अमाउंट है हमको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकलेगा CO2, पल्मोनरी रेट के थ्रू। जब पल्मोनरी रेट इंक्रीज हो जाएगा तो CO2 आपका अपने आप ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा और उसकी वजह से एसिडोसिस की कंडीशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, हाँ इसको इस पे इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये वाला पॉइंट समझना। फोर्थ, सिंपल रखते हैं लेक्चर को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखिए क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें लॉस ऑफ फिक्स्ड एसिड, इसमें क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा था फिक्स्ड एसिड का, इसमें हो रहा है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसिड। जो एसिड है उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट है, देखिए ये क्या है, एल्कलोसिस। तो जो एसिड था वो तो लॉस होने लगा, लेकिन एक्यूमुलेशन होने लगेगा आपका बाइकार्बोनेट का। ठीक, और इन सब कंडीशन की वजह से आपका ये मान के चलिए हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, अब इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखते हैं। बेसिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म में देखिए, जो आपका पल्मोनरी कंपनसेशन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो आपका बेसिकली जो पल्मोनरी कंपनसेशन है वो रैपिड डिक्रीज, हार्ट मीन्स जो आपका रेस्पिरेटर है ना, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो कम होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हाइपोवेंटिलेशन होने लगेगा पेशेंट को। मीन्स जो CO2 है वो रिटेन होने लगेगी, क्योंकि आप समझिए ना बॉडी के अंदर जो है वो बेसिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको ब्लड के अंदर जो है एसिडिक नेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब ये दोनों चीज़ आपकी बैलेंस होंगी। तो एसिडिक नेचर कैसे बढ़ेगा, जब हमारा CO2 का रिटेंशन होगा। CO2 का रिटेंशन कैसे होगा, जब आपका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगा। सो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा एसिड बेस बैलेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।